में मगध के साम्राज्य में मौर्य वंश से का, तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद। इस घनानंद को पराजित करके मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश के अंदर में कई शासक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के पहले मौर्य साम्राज्य के जानकारी के कितने स्रोत है, जानकारी के मौर्य साम्राज्य के बारे में, पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्यतः दो स्रोत है। पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर में जैसे अर्थशास्त्र है जिसके लेखक चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए। उसी तरह से इंडिका आएगा, महाभाष्य आएगा, मुद्राक्षस आएगा। ये सारा आएगा किसके अंदर में? साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में आएगा सम्राट अशोक के लेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ये सारा। इसमें सबसे प्राचीन का अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख है ना, ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा पुरातात्विक अभिलेख के अंदर। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं मौर्य वंश है ना। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है, यानी कब से कब तक का टाइम पीरियड को हम लोग मौर्य वंश के अंदर पढ़ेंगे। तो ये मुख्यतः 323 से लेके 185 ईसा पूर्व है ना, बीसी। ये जो टाइम पीरियड है ये वेरिएशन करता है, अलग अलग बुक में एक आध 2 साल 3 साल का आगे पीछे होगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। खैर आप लोग याद रखिए 323 से लेके 185 ईसा पूर्व का जो बीच का जो टाइम पीरियड है, मगध साम्राज्य में जो शासन किया था वो मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया था। क्लियर है? कितना से? 323 से 185 ईसा पूर्व है ना, 323 से 185 ईसा पूर्व। ये एक बीच का एवरेज का टाइम पीरियड, इसके आगे पीछे हो सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत। इस मौर्य साम्राज्य के जानकारी के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत है। एक तो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, और इसके बारे में जो अगर हम लोग समझते हैं साहित्यिक स्रोत में, वो सबसे पहला ही आएगा अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक आएगा? अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित था। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में अगर हम लोग जाने तो चाणक्य कहिए, चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, या इसी को बोलेंगे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये है लेखक किसके? अर्थशास्त्र। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। और ये जो अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र के अंदर में मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया। मौर्य साम्राज्य के इतिहास का जो वर्णन किया गया है, ये कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आगे बात करें, दूसरा आएगा इंडिका। क्या आएगा? कौन सी पुस्तक है? इंडिका। इंडिका, इसके जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। इसके बारे में वैसे हम पीछे देखे हैं है ना, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र को भी पीछे पढ़े थे। अगला जो आएगा बुक वो आएगा महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि। अगला जो आएगा वो है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस। सीधा सीधा आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा पुस्तक और उसके लेखक। मुद्राक्षस के लेखक जो हैं वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त। अगला जो पुस्तक आएगा वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। और इस कल्पसूत्र के जो लेखक है वह भद्रबाहु है। भद्रबाहु। और अगला जो आएगा कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। और ये कथा सरित सागर की बात करें तो इसके लेखक है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। इसके बाद का जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है वो है पाणिनि। पाणिनि। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसके लेखक है। और ये किस काल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य काल से संबंधित है। यानी
मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जो जानकारी मिलता है साहित्यिक स्रोत से, इस साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से पुस्तक आते हैं? मुख्य रूप से अर्थशास्त्र जिसके लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इंडिका जिसके लेखक है मेगास्थनीज, महाभाष्य जिसके लेखक हैं पतंजलि, मुद्राक्षस जिसके लेखक हैं विशाखदत्त, कल्पसूत्र जिसके लेखक है भद्रबाहु, कथा सरित सागर जिसके लेखक हैं सोमदेव, और है अष्टाध्यायी जिसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, स्रोत में तो हम लोग देख लिए कि बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक था और उसके लेखक था। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगा उसको। पुरातात्विक स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, पुरातात्विक स्रोत, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा वो मिलेगा अशोक के अभिलेख से। कहां से मिलेगा? अशोक, सम्राट अशोक जो होंगे मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था, और इसी का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, तो इसके बारे में समझिए थोड़ा। अशोक के अभिलेख, इसमें सबसे ये ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन का अभिलेख, अशोक का अभिलेख जो था ना, सबसे प्राचीन का अभिलेख था, वो किस भाषा में लिखा गया था? खरोष्ठी, ब्राह्मणी और अरमाई के लिपि कह सकते हैं, खरोष्ठी, खरोष्ठी। एक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, खरोष्ठी। ये खरोष्ठी लिपि की शुरुआत भारत में किसने किया था? पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मणी, है ना, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, और जो था वो था अरमाइक लिपि। क्या था? अरमाइक, अरमाइक लिपि, इसी को हम लोग अरमाइक लिपि छाप लीजिए। ये तीनों जो है सम्राट अशोक के अभिलेख को लिखने के लिए जो लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्ठी लिपि था, ब्राह्मणी लिपि था और अरमाइक लिपि था। एक सवाल आप लोगों के लिए जो कमेंट में आप लोग उत्तर दिया है, ये जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि के बारे में पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे कि खरोष्ठी लिपि की शुरुआत भारत में किसने किया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। पिछले क्लास में हम ये बताए हुए हैं ना। सम्राट अशोक का जो अभिलेख था, इनके अभिलेख को पढ़ने का पहला सफलता किनको मिला था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? तो ये ध्यान रखिएगा 1837 में पढ़ने का सफलता प्राप्त हुआ था, और वो है जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति। जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने ही सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिला था। कब? 1837 में, 1837 भाई साहब, 1837 में, है ना, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और एक सवाल और ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक का जो लेख है, सम्राट अशोक का सातवां स्तंभ सातवां अभिलेख जो है वो क्या है? सातवां अभिलेख के अंदर में क्या है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके पहले हम लोग समझते हैं सम्राट अशोक का शिलालेख। एक में क्या क्या? सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, शिलालेख नंबर 1, उसके अंदर क्या क्या है ना? शिलालेख नंबर 1, सम्राट अशोक के शिलालेख 1 में क्या क्या है? शिलालेख 1, इसके अंदर में क्या क्या है उसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान, इसमें कहा गया है। क्या कहा गया है? शिलालेख नंबर 1 में संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, मेरी संतान है। ये जो है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ये किस शिलालेख के अंदर लिखा गया है? शिलालेख नंबर 1 में। दूसरा लिखा है वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, और इसकी जो चर्चा किया गया वन्य जीवों की संरक्षण, ये भी शिलालेख नंबर 1 में लिखा गया है। नंबर 3 में याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण। और इसके बाद चौथा जो है उसमें याद रखिएगा पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध। आपको सीधा यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा
बताइए कि पशु बलि पर प्रतिबंध सम्राट अशोक के किस शिलालेख में लिखा गया है? तो आप लोग क्या करेंगे आंसर शिलालेख नंबर 1 में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वन्य जीवों का संरक्षण अशोक के किस शिलालेख में लिखा गया है? शिलालेख नंबर 1। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ये जो वाक्य है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ये किस अशोक के किस शिलालेख में लिखा गया? तो शिलालेख नंबर 1 में। ये चारों चीज संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, वन्य जीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, पशु बलि पर प्रतिबंध, ये सारे चीज अशोक के शिलालेख नंबर 1 में लिखा गया है। क्लियर है इतना? अगर किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सम्राट अशोक का अभिलेख नंबर शिलालेख नंबर 1। शिलालेख नंबर 1 में क्या क्या था? जिसमें था संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, दूसरा पढ़े वन्य जीवों का संरक्षण, तीसरा पढ़े राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, और चौथा पढ़े कि पशु बलि पर प्रतिबंध, है ना। ये चारों चीजों में अगर कुछ भी दिया रहे तो हम लोग आंसर करेंगे अशोक के शिलालेख नंबर 1। अब देख लेते हैं शिलालेख नंबर 2। शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 2, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो कहा गया है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम ये जो है शिलालेख नंबर 2 में लिखा गया है। दूसरा चीज इसमें जो लिखा गया है, ये तो पहला आ गया, दूसरा जो इसके अलावा याद रखेंगे मानव एवं पशु चिकित्सा, मानव के साथ साथ में पशु का भी चिकित्सा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है शिलालेख नंबर 2 में। मानव एवं पशु चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा अशोक के किस शिलालेख के अंदर लिखा गया है? शिलालेख नंबर 2 के अंदर, है ना। शिलालेख नंबर 3 में हम लोग थोड़ा ध्यान रख लेंगे, शिलालेख नंबर 3 है ये। अशोक के शिलालेख नंबर 3 में जो लिखा गया है ब्राह्मणों को सम्मान करना है, ब्राह्मणों को सम्मान देना है ना। ब्राह्मणों का सम्मान, ऐसा याद रखिए, ब्राह्मणों का सम्मान। इस बात का जो जिक्र है अशोक के किस अभिलेख में भाई साहब? ये शिलालेख नंबर 3 में, ये शिलालेख नंबर 3 ध्यान रखिएगा। शिलालेख नंबर 3 में ब्राह्मणों का सम्मान के बारे में लिखा गया है ना, ब्राह्मणों को सम्मान देना है, उनका आदर्श है, ये सारा चीज जो दिया गया है किसके अंदर में? शिलालेख अशोक के शिलालेख नंबर 3 में। और ये शिलालेख नंबर 2 यहाँ पर है और ये है 3। इसके अलावा महामात्य यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति, ये भी ध्यान रखिएगा, महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति, इसके बारे में जिक्र किया गया है किस अभिलेख, किस शिलालेख के अंदर? तो शिलालेख नंबर 3, है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। शिलालेख नंबर 2 में जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, साथ में मानव एवं पशु चिकित्सा, ये शिलालेख नंबर 2 में है। और शिलालेख नंबर 3 में है ब्राह्मणों का सम्मान, साथ में महामात्यों की नियुक्ति, ये अशोक के किस शिलालेख के अंदर में लिखा गया? शिलालेख नंबर 3 के अंदर। शिलालेख 4 में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, शिलालेख नंबर 5 में थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिलालेख नंबर 5 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शिलालेख नंबर 5 में है धर्ममात्यों की नियुक्ति, धर्ममात्यों की नियुक्ति, धर्ममात्यों की नियुक्ति, धर्ममात्यों की नियुक्ति, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया शिलालेख नंबर 5। शिलालेख नंबर 5 में क्या है? धर्ममात्यों की नियुक्ति। और 5 हो गया। 6 हम लोगों को नहीं देखना है, 7 बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 7 इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अशोक के सभी शिलालेख में से सबसे शिलालेख लंबा कौन सा है? शिलालेख नंबर 7। अशोक के जितने भी शिलालेख है उन सभी शिलालेखों में से सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7, इसलिए। और मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण की बात भी कही गई है शिलालेख नंबर 7 के अंदर में। शिलालेख नंबर 7 की बात करें ना, अशोक का शिलालेख नंबर 7 ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद भी रखना है हम लोगों को, ये डबल स्टार लगा दिए हैं। शिलालेख नंबर 7 की बात करें, सबसे पहला इसमें सवाल याद रखिएगा, ये सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? शिलालेख नंबर 7। और दूसरा चीज याद रखना है कि इसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। मस्तिष्क और आत्मा, मस्तिष्क और
आत्मा पर नियंत्रण, आत्मा पर नियंत्रण, इसकी भी बात जो कही गई है वो शिलालेख नंबर 7 में। और साथ में ध्यान रखिएगा, शिलालेख नंबर 7 और क्यों फेमस है बताइए आप लोग। शिलालेख नंबर 7 तीर्थ यात्रा, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है ना, अशोक के तीर्थ यात्रा, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख, तीर्थ यात्रा का उल्लेख, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख का भी जो वर्णन है वो शिलालेख नंबर 7 में है ना। शिलालेख नंबर 7 हम लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है। सबसे लंबा शिलालेख, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है, तो शिलालेख नंबर 7वां है ना। इसमें और क्या कही गई है, मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। साथ में अशोक के तीर्थ यात्रा का भी जो वर्णन किया गया यानी उल्लेख किया गया है वो शिलालेख नंबर 7 में। क्लियर है इतना। आगे देखें हम लोग शिलालेख नंबर 11 है ना, शिलालेख नंबर 11, शिलालेख 11, इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। शिलालेख 11 में ध्यान रखिएगा, इसमें अशोक के धर्म विजयों का वर्णन है, अशोक के धर्म विजयों, अशोक के धर्म विजयों का वर्णन, धम्म सॉरी धम्म विजय, हाँ धम्म विजयों का वर्णन, धम्म विजयों का वर्णन है, इसको ध्यान रखना। शिलालेख नंबर 11 के अंदर क्या, अशोक के धम्म विजयों का वर्णन। एक शिलालेख नंबर 13 याद रखिएगा, शिलालेख 13, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है भाई साहब। शिलालेख नंबर 13 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दे रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व लड़ी गई थी, उसी कलिंग युद्ध का वर्णन किसके अंदर में है, शिलालेख नंबर 13 में है ना। एक और शिलालेख है उसको देख लीजिए, शिलालेख नंबर 14, शिलालेख नंबर 14, इसके अंदर जो कही गई है उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं हम लोग। वो है धार्मिक जीवन के जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन जीने की, जीवन को जीने की प्रेरणा, जीने की प्रेरणा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया शिलालेख नंबर 14। इसमें से दो जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उसको हमेशा याद रखना है, एक शिलालेख नंबर 13 जो है कलिंग युद्ध का वर्णन, दूसरा है शिलालेख नंबर 7 जो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख। ये दोनों अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है प्रश्न, बाकी देखना हम लोगों को सभी है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो सो ध्यान रखिएगा। देखिए अशोक का 7 स्तंभ लेख, कितना, 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख। इसके पहले जो हम लोग पढ़े सम्राट अशोक के 14 शिलालेख पढ़े, शिलालेख की संख्या 14 और स्तंभ लेख की संख्या 7। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो टोपरा स्तंभ लेख है। कौन है, टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा स्तंभ लेख के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये टोपरा स्तंभ लेख जो है ना, मिला था कहां पर, इसका जो प्रमाण मिला था ये हरियाणा के अंबाला में। कहां पर, हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है अंबाला, अंबाला, यहीं पर ये मिला था। और जो है वर्तमान समय में ये कहां पर है, वर्तमान में है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ये वर्तमान में कहां पर है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ये ध्यान रखिएगा। अंबाला ये कहां पर मिला था, ये मिला था हरियाणा के अंबाला में, लेकिन इसको वर्तमान समय में ले आया, बदलकर वो लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसी यहां से बदलकर किसने लाया था,
ये भी ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST आप समझ जाइएगा, फिरोज शाह तुगलक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख को हरियाणा अंबाला से बदल कर ले आया था, कहां पर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो मेरठ स्तंभ लेख। दूसरा कौन किसको देखेंगे, मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख की बात करें, मेरठ स्तंभ लेख, इसकी अगर बात करें तो मेरठ, मेरठ है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ये कहां पर मिला था, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और अभी वर्तमान समय में ये कहां पर आ गया है, दिल्ली। इसको कहां ले आया है, दिल्ली। दिल्ली जो लाया था, चेंज जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इसको भी किसने बदला था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से, उत्तर प्रदेश से लेकर बदल कर कहां पर ले आया था, दिल्ली। और ये जो लाया था दिल्ली के अंदर में, इसको अभी वर्तमान समय में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये था कौन सा, मेरठ स्तंभ लेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बदला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा स्तंभ लेख के बारे में बात करें, तीसरा जो है वो है इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हाँ, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इस इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो इसके बारे में ये समझिए, ये इलाहाबाद के कौशाम्बी शहर में स्थित था, है ना। और इस वर्तमान समय में इलाहाबाद किला में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद ये कहां पर स्थित था, कौशाम्बी में था, इलाहाबाद के कौशाम्बी में। और वर्तमान समय में इसको ट्रांसफर करके कहां ले आया है, इलाहाबाद के किला में, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और ये जो ट्रांसफर कराया था, ये बदला था कौन, तो सम्राट अकबर ने, अकबर, मुगल शासक अकबर ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को कौशाम्बी से बदल कर कहां ले आया था, इलाहाबाद के किला में, है ना। किसने इसको बदलवाया था, सम्राट अकबर ने, मुगल शासक था अकबर। और इसके बारे में समझिए दो तीन इंपॉर्टेंट, ये 3 शासकों से संबंधित है। ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है कितने शासकों से, 3 शासकों से संबंधित है, 3 शासकों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 3 शासकों से संबंधित है। दूसरा, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, डबल स्टार कर लीजिएगा, इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख कहिए या फिर इलाहाबाद अभिलेख कहिए, कहा जाता है, दोनों एक ही बात है ना। कौशाम्बी अभिलेख कहिए या इलाहाबाद स्तंभ लेख कहिए, इसको क्या कहा जाता है, इसी को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरी बार अपने विजयी का वर्णन गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किया था। इसमें दूसरी बार अपनी, यहां पे रखिएगा, दूसरी बार अपने विजयी का, अपनी विजयी का वर्णन, अपने विजयी का वर्णन, वर्णन गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। तीसरा या अगला, जहांगीर का राज्याभिषेक, जहांगीर के राज्याभिषेक, जहांगीर के राज्याभिषेक के इसके बारे में जानकारी है, राज्याभिषेक। तो इसमें क्या सबसे पहला क्या लिखे, 3 शासकों से संबंधित है। ये 3 शासक कौन कौन हुए भाई साहब, तो 3 शासक, सबसे पहला तो अकबर हुआ। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख यानी कौशाम्बी अभिलेख को बदल कर कहां पर लाया था, हटा करके इलाहाबाद के किला में। पहला कौन, अकबर, इसी को क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख। दूसरी बार अपनी विजयी का वर्णन गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किया था। दूसरा शासक कौन हुआ, समुद्रगुप्त। और तीसरा जो हुआ जहांगीर। जहांगीर के राज्याभिषेक की जो जानकारी प्राप्त है वो सम्राट अशोक के किस अभिलेख के अंदर है, वो है इलाहाबाद स्तंभ लेख, या इसी को कहिए कौशाम्बी अभिलेख। 3 शासक कौन कौन है, अकबर हुआ और समुद्रगुप्त हुआ और
जहांगीर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न इसमें याद रखिएगा, रानी का अभिलेख कहा जाता है। दूसरा कि कौशाम्बी से इसको बदल कर लाया था इलाहाबाद का किला में कौन? अकबर ने। तीसरा जहांगीर का राज्याभिषेक की जानकारी है किस स्तंभ लेख के अंदर? इलाहाबाद ये कहिए या फिर कौशाम्बी अभिलेख कहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, अशोक का शिलालेख नंबर 4। इसके पहले जो 3 देखे, अब हम लोग देख लेते हैं 4। शिलालेख सॉरी स्तंभ लेख था, हाँ सॉरी स्तंभ लेख, स्तंभ लेख नंबर 4। स्तंभ लेख, एक सेकंड रुक जाइएगा। स्तंभ लेख 4, स्तंभ लेख 4। और इस स्तंभ लेख 4 की बात करें, ये है कहां पर? तो ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी के पास सारनाथ में, सारनाथ। और ये क्यों फेमस है वाराणसी के पास सारनाथ? तो सम्राट ये क्या बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पर दिया था सारनाथ में, इसलिए ये फेमस है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का, ये गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? इसी सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया था। लेकिन प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था कहां पर? सारनाथ में। दूसरा याद रखिएगा, इसी में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, है ना, अशोक स्तंभ। यहीं से ये लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? वाराणसी के स्तंभ, वाराणसी के पास सारनाथ से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? वाराणसी के पास जो सारनाथ है यहीं से लिया गया है भारत का, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ये 2 पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट हुआ। स्तंभ लेख संख्या 4 में, स्तंभ लेख संख्या 4 में क्या है? वाराणसी के पास जो सारनाथ के अंदर से मिला है। पहला गौतम बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था, है ना, सारनाथ के अंदर ही। और दूसरा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है ना, ये भी कहां से लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ ये भी लिया गया है वाराणसी के सारनाथ से। और ये किस स्तंभ लेख के अंदर आता है? स्तंभ लेख संख्या 4। स्तंभ लेख संख्या 5 की बात करें, 5 स्तंभ लेख संख्या 5। ये 5 में क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर में ना ये नष्ट हो चुका है, यह जो है अब क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। ये ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब देख लीजिए हम लोग 6, आप लोग हाँ ठीक। देखो अब अगर 6 की बात करें, 6 की बात करें ना, लौरिया नंदनगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये किसके अंदर में है? स्तंभ लेख संख्या 6 में। ये बिहार के चंपारण से मिला है। कहां पर ये मिला है? बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण। और नंबर 7 में अगर याद करेंगे हम लोग, स्तंभ लेख संख्या 7 रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख के बारे में बात करें, ये कहां पर मिला है? बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में। और ये वर्तमान समय में इसको ट्रांसफर करके कहां लेते गया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। राष्ट्रपति भवन कहां लेते गया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। इसको ट्रांसफर करके कहां लेते गया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तो ये रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से मिला था, इसको राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर में ट्रांसफर करके लेते चले गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गया
सम्राट अशोक से संबंधित 7 स्तंभ लेख, है ना। और इसके अलावे जो हम लोग पिछले थोड़ा देर पहले देखे ये क्या शिलालेख संख्या 14, वो पूरा डिटेल 14 देखे और इसमें 7 देखे। तो अगले क्लास में हम लोग जो देखेंगे, शुरू कर देंगे हम लोग, वहां से आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और वो सीरियल से फिर चलेगा। क्लियर है।